नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर हमारा खास प्रोग्राम चर्चाएं खास। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश, विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और इस विशेष चर्चा के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत अमेरिका के साथ। सर, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही कुछ कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और इन फैसलों में अवैध प्रवासियों की एंट्री बंद करना भी शामिल है, जिसका असर भारतीयों पर भी पड़ेगा। तो ट्रंप के इन फैसलों और भारत अमेरिका के संबंधों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रंप ने एक तो दूसरी दफा आए हैं, एक बार हार के दूसरा, ये एक अपने अपने रिकॉर्ड है, उत्साहित है। बिल्कुल। और उनकी नीति रही है अमेरिका प्रथम। बिल्कुल। तो उस हिसाब से वो निर्णय भी ले रहे हैं। उन्होंने केवल प्रवासी भारतीयों के लिए नहीं, उन्होंने कनाडा के प्रति, चीन के प्रति और अपने अमेरिका के जन्म सिद्ध अधिकार पे जो है उसका भी निर्देश दिया, जिसको चुनौती दी गई। तो वो अपने एक मिजाज के आए हैं। उनके मिजाज को लोग पहले भी जानते हैं, आज भी जानते हैं। जहाँ तक प्रवासी भारतीयों की बात है, कुछ 7 लाख के करीब हैं जो डंकी रूट से या कनाडा से दूसरे गए या किसी और माध्यम से गए। उसमें जो बड़ी बात यह है कि आज ही भारत ने ये स्वीकार कर लिया, विदेश मंत्री का बयान आया हुआ है कि अगर अमेरिका अवैध भारतीयों को वापस भेजता है तो हम लेने को तैयार हैं। तो ये एक जो मित्र पक्ष के हिसाब से सोचें तो ये एक ठीक निर्णय है, उचित निर्णय है और भारत का। और अगर अमेरिका की तरफ से देखें तो उन्होंने H1B वीज़ा जो है उसको राहत दी भारतीयों को, कि जो प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या कंप्यूटर है, जो इस क्षेत्र में हैं, तो उनको राहत मिली तो वो चले गए। अब अगले महीने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की वहाँ पे अमेरिका यात्रा की घोषणा हुई है। तो ट्रंप और मोदी की दोनों नीतियों अपने अपने देशों के राष्ट्र हित को प्राप्त हुआ है। तो उनकी नीति को भारत विरोध के हिसाब से नहीं देखना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए कि उन्होंने अपने अमेरिका के और भारत ने उस बात को स्वीकार किया। और दोनों देखिए, जो बाइडेन, कनाडा और चीन, इन तीनों ने एक ऐसी तिकड़ी बनी थी जो भारत के विरोध में काम कर रही थी। बिल्कुल। अब वो तिकड़ी टूट गई। कनाडा के प्रति भी ट्रंप क्लियर है, चीन के प्रति भी बिल्कुल स्पष्ट है, भारत के प्रति भी उनकी नीति स्पष्ट है। मोदी भी इस हिसाब से जा रहे हैं। विदेश मंत्री के भी जो अगर ट्रंप ने पहली जो द्विपक्षीय वार्ता हुई वो भारत के साथ, जयशंकर जी के साथ हुई है। तो ये इंडिकेशन, ये संकेत है कि भारत के साथ ट्रंप की सरकार के संबंध अच्छे होंगे। और विशेष रूप से जो हमारा एक्सपोर्टर के है वो निर्यात बढ़ेगा। हमारा जो सुरक्षा को लेके जो हमारे मुद्दे हैं, उद्योग बढ़ेगा, सुरक्षा के साथ नीति है, उसके प्रति हमारी एक पॉजिटिव साइड आएगी, मजबूत पक्ष बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जो मुद्दे हैं उनमें भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होगा। तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप के कोई कड़े फैसले जो भारत के में नहीं आएंगे, जो प्रवासियों का है तो वो भारत स्वीकार करता है। भारत को ये चाहिए कि जब ये वापस लेने की बात है, भारत इस तरह का प्रबंध करे कि प्रवास, जो अवैध प्रवास है, उस पर रोक लग सके। ये भारत का भी एक कर्तव्य बनता है कि आपसी संबंध जो है उसमें टकराव ना पैदा हो। उसके लिए भारत को भी अपने स्तर पर ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो अवैध प्रवास जाता है उसको कैसे रोक सकते। तो मैं समझता हूँ कि बाइडेन सरकार से ट्रंप सरकार हमारे लिए स्वागत होता है, इससे रिश्ते बेहतर ही होंगे। और विशेष रूप से जो हम चीन और उसको देखते हैं, कनाडा को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश, ये सारे जो है तो उस जो अमेरिका की भारत के प्रति जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियाँ हैं उनको देखते हुए भारत और अमेरिका, ट्रंप के सरकार और मोदी सरकार नज़दीक आएंगे। परिस्थितियाँ उनको ऐसे मजबूत करेंगे, वो एक दूसरे के नज़दीक आए। तो इसमें कुछ चिंता वाली बात मुझे नहीं लग रही। जी।
आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना की। सर, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या के मामले में फैसला आया है जिसमें दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असंतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अगर ये मामला जो है वो सीबीआई की जगह बंगाल पुलिस के पास जाता तो दोषी को शायद सजाए मौत मिलती और ये तय भी था। तो आप इस फैसले पर हो रही राजनीति पर क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी, मुझे दुख लगता है कि एक महिला होने के नाते वो फिर जी, इस मुद्दे को बिल्कुल। राजनीतिकरण कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका कहना है कि अगर ये मुद्दा ये पश्चिमी बंगाल की पुलिस संभाल दी संभालती तो शायद उम्र कैद की बजाय मौत मिलती। सजाए मौत। मेरा प्रश्न उनसे ये है कि अगर पुलिस इतनी सक्षम होती तो ये हादसा ही ना होता। हादसे के बाद जो पुलिस की भूमिका रही है, जो अस्पताल के प्रबंधक कमेटी की भूमिका रही है, जो सत्र न्यायाधीश जो सेशन जज ने जो निर्णय दिया उसमें उसने कमेंट किया कि जो पुलिस की भूमिका और अस्पताल की जो प्रबंधक कमेटी इस मामले को दबाने के लिए है वो निंदनीय है, चिंतनीय है। तो ममता बनर्जी किस मुंह से ये बात कर रही है कि पुलिस अगर होती, अगर पुलिस इतनी सक्षम होती तो इतने जो दबाने की कोशिश हुई, जो आरोप लग रहे हैं, जो पुलिस की भूमिका पे, जब न्यायाधीश ही लिख रहा है कि इतनी कमजोर है कि जिसके कारण मैं इसको रेरस मामला नहीं बना सकता क्योंकि तथ्य जो सामने आया उस पर मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता। सर, मामला दर्ज करने में कितना कितना समय लगाया? लगा और इतने एजिटेशन हुआ, सब वो कुछ हुआ। तो ये राजनीतिक बयान है, मैं समझता हूँ। अब न्यायाधीश सेशन जज जिला स्तर पर जो फैसला आ गया, उसका जो पीड़ित डॉक्टर महिला युवा महिला थी, उसके माँ बाप ने भी कहा कि हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें मौत मतलब न्याय मिलना चाहिए। अब ये मुद्दा था कानून का, जो तथ्य न्यायाधीश के सामने उसने अपने हिसाब से एनालिसिस करके अपना निर्णय साध। अब इसका राजनीतिकरण तो पहले मेरा तो नहीं होना चाहिए। अब होना ये है कि अगर ममता बनर्जी इतनी सिंसियर है तो उसके पीड़ित परिवार को अपनी तरफ से जो अच्छे से अच्छे वकील करके उच्च न्यायालय में जाए, सर्वोच्च न्यायालय में जाए, उसमें कानून का आधार बनाकर जहाँ पे जो कोई तथ्य या सबूत जो चाहिए उसमें उनकी सहायता करें, परिवार की सहायता करें, और उसको जो राय है अपराधी है उसके विरुद्ध जो भी तथ्य है वो सामने आए ताकि अपराधी को सजा मिले और जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। माँ बाप को, जो उनकी बेटी जो युवा एक डॉक्टर थी, जो सपने सजाए होंगे उन्हें अपने माँ बाप ने, वो पूरे तो नहीं हो सकते पर उनके जख्मों पर जो मरहम तो लग सकती है। वो ये कहने के बजाय कि पुलिस के पास होता सीबीआई, केंद्र के साथ प्रदेश का मुद्दा बनाना, ये एक घटिया राजनीति, घटिया छोटी सोच। चाहिए ये कि सरकार उसके माँ बाप को कानूनी मदद, आर्थिक मदद जो करे ताकि ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाए तो उस अपराधी को जो बड़ी से बड़ी मौत की सजा बनती है तो वो मिले। निस्बत की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, ये दुखदायी है। मैं इस मामले से आगे प्रोग्राम में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की, जो कि 5 फरवरी को होने जा रहे हैं। सर, दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वायदा किया है और भाजपा ने 2500 रुपए देने का वायदा कर दिया है। और दूसरी तरफ आप सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देती है और कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा कर दिया है। तो अब ये जो मुफ्त के रेवड़ी कल्चर के वायदों को पूरा करने पे जो दिल्ली में आर्थिक बोझ बढ़ेगा, ये तो तय है। तो आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये सब सही है? देखिए, ऐसा गोलमाल है जो इसमें एक चीज स्पष्ट हो गई कि जिस चीज को पहले आम आदमी पार्टी की सरकार की कांग्रेस और भाजपा निंदा करती थी कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, उससे कहीं ज्यादा उन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी, आपने 2100 रुपया आम आदमी पार्टी ने महिला को दिया, भाजपा ने 2500, कांग्रेस ने भी 2500 कर दिया। बेरोजगारी भत्ता जो युवा को है 85 रुपये कर दिया। तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, बस यात्रा मुफ्त कर दी, और एक 21 लाख का जीवन बीमा भी कर दिया। इस तरह की बिजली पानी तो है ही चल रही, साथ के साथ चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये
जो तीनों पार्टियों ने जो इस विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो स्टैंड लिया है, ये संकेत दे रहा है कि भारतीय राजनीति में मुफ्त की रेहड़ियां अब एक अभिन्न अंग बन गया है और ये दीमक की तरह प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था तो खाएगा ही खाएगा। आज नहीं तो कल। अभी तक तो दिल्ली सरप्लस में है, उसकी पहले 24,000 कितने थे, 8,000 करोड़ के करीब, अभी प्लस में उसका बजट। लेकिन पंजाब हमारे सामने, हिमाचल हमारे सामने, महाराष्ट्र फंसा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी समस्या आई हुई है। तो ये रेडियो की जो मुफ्त रेडियो की बात है, ये अल्टीमेटली जो प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था उसको कमजोर करेगी। जब शरीर का कोई एक अंग कमजोर होता है तो शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जब 2, 4, 5 प्रदेश आर्थिक स्थिति में कमजोर हो गए तो इसका मतलब उसका प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। तो ये एक लकवा मारने वाली स्थिति आ जाएगी। हमारा जो जिस विकसित भारत का हम जो सपना देखने हैं उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा बन जाएगी। ये मुफ्त की रेहड़ियों की जो संस्कृति है, ये लगता है कि महिला या युवा को मत खरीदने वाला एक तरीका बन गया। ये चाहिए तो ये कि प्रदेश अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करे, लोगों को रोजगार दे। जैसे अस्पताल या स्कूल की बात करते हैं, आज जितनी ये मुफ्त कर रहे हैं तो इसका दबाव तो इन दोनों पे पड़ेगा, बसों पे पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मुफ्त है तो बस है नहीं आपके पास, सड़क आपके पास है नहीं है, स्कूल आपके पास बुनियादी ढांचा है नहीं, अस्पताल आपके सरकारियों का हाल बुरा है, तो लोग जाएंगे कहाँ पे? फिर वो अराजकता वाली स्थिति बनेगी। तो ये चाहिए तो ये कि एक बुनियादी चीज़ की तरफ बुनियादी ढांचा मजबूत हो, लोगों का हुनर जो गुण कहते हैं, हाथ का गुण, वो टेक्निकल एजुकेशन उनको ज़्यादा दी जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। अगर ये मुफ्त वाला काम होगा तो वो जीवन संघर्ष करना भूल जाएगा। जब गुण होगा तो संघर्ष भी करेगा, अपनी प्रतिभा के अनुसार वो काम करेगा। तो जब अब उसको पता है कि मैं बेरोजगार हूँ, 8500 तो मुझे मिल ही जाएगा, महिला को पता है 2500 मिल जाएगा, अगर वो आगे फिर वो गर्भवती के हिसाब से 21,000 रुपये कितना उन्होंने अनाउंस किया। तो हर जगह पे आप जब ऐसे करते चले जाएंगे तो एक, मैं समझता कि आदमी की सोच में एक विकृति आ जाएगी, वो जाके फिर देश की विकास को प्रभावित करेगी। तो इसको आज नहीं तो कल रोकना चाहिए। राजनीतिक दल तो मैं समझता हूँ उनके बस की बात नहीं है। ये तो चुनाव आयोग करे या न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इस पर कोई लोक हित में कोई रिट दायर करके उस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, जिसपे पार्टियों पर ये निर्गुण नियंत्रण होना चाहिए कि इससे ज़्यादा या ये जो स्कीम है, क्या स्कीम है, जो योजना ऐसी है जिसपे आप छूट दे सकते हो, जिसपे या दूसरी पे नहीं दे सकते। अब मुफ्त राशन पानी है, बिजली पानी मुफ्त हो गया, अब केजी से पीजी तक पढ़ाई भी मुफ्त कर दी उन्होंने। चलो मैं कह रहा पढ़ाई और स्वास्थ्य में तो 2 कर ले, उससे एक व्यक्ति के विकास की बात बनती है। पर केवल ये तीर्थ यात्री, ये बस यात्रा, ये रेल यात्रा, ये कहाँ पे ले जाएंगे हमें? सर, और जब राज्यों पे कर्जा बढ़ रहा है तो वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, और जब केंद्र खुद फंसेगा तो फिर दिक्कत, फिर यही तो यही तो मैं कहता हूँ, शरीर को लकवा पड़ेगा ना। एक शरीर का एक अंग जाएगा, फिर सारा शरीर उसके प्रभावित होगा। तो ये पहले प्रदेश प्रभावित होंगे, फिर उसके बाद देश प्रभावित होगा। तो ये लोगों को भी सोचना चाहिए, मतदाता को भी सोचना चाहिए कि आप किस जगह के लिए अपने मत को बेच रहे हैं, अपनी आत्मा को बेच रहे हैं। इस पे भी उनको भी आत्मचिंतन करें। ये रोकने, ये एक ऐसी बीमारी है, अगर ना रुकी तो ये कैंसर बन के उभरेगी साहब, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे विपक्ष नेता राहुल गांधी की। सर, लोकसभा में विपक्ष नेता और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयानबाजी की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर रखा है और अब वो भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं। तो आप राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहेंगे? हंसी आती है। पहले प्रतिक्रिया तो है कि एक नेता विपक्ष है, देश के इतनी बड़ी पार्टी के, जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके बड़े नेता है। पर समस्या उनकी ये है कि ये कांग्रेस भवन, नए कांग्रेस भवन के अवसर पर उन्होंने संबोधन किया। बिल्कुल।
भाजपा और संघ का विरोध करते करते उनको उनकी जो शब्दों का चयन है, बिल्कुल। भाव उनके कुछ है, मुंह से शब्द कुछ नहीं थे, वो आपस में तालमेल नहीं बनता। कहना तो उन्होंने तो उन सरकारी इकाइयों के विरुद्ध लड़ना था जो सरकार के नियंत्रण में है, उनसे लड़ना था। अब इंडियन स्टेट से लड़ना है, बिल्कुल। तो उसके तो आप नेता विपक्ष के खुद और संविधान की कापी लेके चलते हैं, बिल्कुल। तो वो देशद्रोह के केस तो उन पे बने हुए हैं, पर वो मजाक के रूप में लेता हूँ कि उनको सोचना चाहिए कि वो क्या रहे हैं। जिस संविधान के अनुसार को उनको वो इंडियन स्टेट ने वो मर्यादा दी हुआ है, पद दिया हुआ है, उसी के विरुद्ध वो स्टेट के विरुद्ध बोलना है, सरकार के विरुद्ध। अब ये जिस बातें करते हैं पिछले 60 साल, 10-15 साल जो भाजपा का निकाल दें या 5 साल और पीछे निकाल, नेहरू और इंदिरा और राजीव गांधी के समय जो निरंतर इनका था कांग्रेस का, वो तो अभी तक किसी पार्टी का भी नहीं हुआ। जो ये आरोप लगा रहे हैं, इंदिरा गांधी ने MS गिल को चुनाव कमीशन बाद बनाया, राज्यसभा मेंबर चुनाव जो के अध्यक्ष थे उनको मेंबर बनाया, खुद इन्होंने मनमोहन सिंह के सरकार के समय अध्यादेश उनका जो गवर्नमेंट का पार्ट था वो खुद फाड़ दिया। विदेशों में जाके ये उन शक्तियों से या उन व्यक्तियों से मिलते हैं जो भारत के विरुद्ध बोलते हैं, और स्वयं ही जाके जब विदेशों में बोलते हैं तो भारत की संस्कृति के, भारत के एक व्यवस्था के लेकर ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनको सुन कर के इनके हावा देखकर भारतीय घबराते हैं कि ये नेता विपक्ष हमारा इतना बड़ा कांग्रेस की पार्टी का जो नेता है। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो बयान है वो तोल मोल के बोल, एक शब्द हमारा बना हुआ, तो वो तोल मोल के बोल ही उनको समझाना चाहिए। उनके जो सहयोगी हैं उनका भाव कुछ होता है, वो पक्ष का विरोध करते करते देश के विरोध में शब्द ऐसे बोल जाते हैं और आप फिर वो निशाने पे आ जाते हैं और हादसे का कारण भी बन जाते हैं उनको। इसीलिए फिर लोग विभिन्न नाम देते हैं कि ये क्या स्थिति बना दी इन्होंने। तो उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अगर कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ कि हिंदी को लेकर कुछ अध्यापक लें, उससे समझें, पढ़ें उससे क्या भाव और क्या शब्द किस समय बोलना। ये तो अंग्रेजी में उन्होंने इंडियन स्टेट बोल दिया, मुझे उसमें ही परेशानी, इंडियन स्टेट से आप लड़ रहे हो, तो ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और इसका फिर मजाक देश में भी बनता है, विदेशों में भी बनता है, दोनों में बनता है। उनकी अपनी छवि भी खराब होती है, कांग्रेस पार्टी को भी इसका नुकसान होता है। उनको ये समझना चाहिए कि वो जिस पद पर बैठे हैं उनके नाम पर पार्टी खड़ी है, या वो लड़ रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, भारत यात्रा भी उन्होंने करी, उसका क्रेडिट उनको जाता है सब। और नीयत बेशक उनकी ना भी हो, और जो वो कह जाते हैं वो शब्द जो एक बार निकला वो वापस नहीं आ सकता। जैसे तीर निकल गया कमान से, तो वो नुकसान देता है। तो ये मैं समझता हूँ कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनको, और विशेष रूप से जो राहुल गांधी है, उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि वो किस समय क्या बोलना है, ये जरूर सोच के बोले। जो बोलना, नहीं तो उनको पार्टी आ गई सत्ता से दूर है, तो ऐसे बयान उनको सत्ता से और दूर ले जाएंगे। मैं तो यही कह सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर से हमने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।